जय हिंद प्यारे साथियों, उम्मीद है आपसे बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये अग्निवीर या फिर नर्सिंग असिस्टेंट या डिफेंस के कोई भी एग्ज़ाम जिसमें साइंस आती है, वहाँ से 35 क्वेश्चन। और ये 35 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस का हो, वनडे कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे एसएससी या फिर कोई भी एग्ज़ाम साइंस बाहर नहीं जाएगी अगर आप लगातार इसमें मेहनत करते हैं तो। उसके बाद हमारी 2 दिन वीडियो बंद रही, कुछ कार्डवर्स नहीं कर पाए, लेकिन अब लगातार कंटिन्यूटी बनी रहेगी और मिस बिल्कुल नहीं होगा। तो जैसा कि हम आपको बता दें, जो क्लास चलेगी कंटिन्यू चलेगी और मैथ की भी आएगी। इसके बाद सारी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उड़न यानी उड़न क्षमता रहित पक्षी कौन सा है। उड़न मतलब होता है कि ऐसा पक्षी कौन सा है जो उड़ नहीं सकता, पक्षी है। और हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 जो आरंभ शुरू करेंगे, पहला क्वेश्चन शुरुआत करेंगे, तो हमारा ऑप्शन है एल्वेट्राइड या एमू या क्रेन या फ्लेमिंगो। तो बताएं कौन सा पक्षी नहीं उड़ सकता है, तो उसका नाम है एमू। अगर हम एमू की बात करें, ये समुद्र के किनारे और समुद्र की तलाटी के किनारे पाया जाता है और ये भालू के टाइप का पक्षी होता है जो उड़ने में असमर्थ होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन पहले का क्या हो जाएगा, बी एकदम सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, लाल क्रांति किससे संबंधित है। प्यारे साथियों, आपको बता दें ये वही क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए होते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखें। और अगर अपना स्कोर आप 20+ करते हैं तो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। अगर 20+ नहीं है 35 में, तो आपको मोर देन ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 2, लाल क्रांति का संबंध किससे है। मांस उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, या ऊन से, या फिर गेहूं से। तो क्वेश्चन नंबर 2 जिसका उत्तर आप बताएंगे कि लाल क्रांति का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 2, लाल क्रांति का संबंध हमारा ऑप्शन रहेगा किससे, मांस उत्पादन से। किससे, मांस उत्पादन से। अगर मांस उत्पादन की बात करें तो मांस उत्पादन, और कई बार इस लाल क्रांति को हम टमाटर उत्पादन के भी नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन होगा उसी प्रकार हम इसे हल कर लेंगे। अगर बात करें मांस की, तो मत्स्य विज्ञान भी इसी में आता है। और एक होता है मत्स्य विज्ञान यानी कि मछलियों का उत्पादन के लिए, जिसे हम नीली क्रांति के नाम से जानते हैं। हमने आपको बताया था कि मछलियों के अध्ययन को एकेथोलॉजी भी कहा जाता है। अच्छा, मत्स्य विज्ञान की बात करें तो मत्स्य विज्ञान जो है, ये जितने भी मांस उत्पादन से संबंधित हैं, क्योंकि पृथ्वी पर अत्यधिक ज़्यादातर लोग मांसाहारी हैं, तो उनमें जो अध्ययन किया जाता है खाने पीने का, तो उनका जो मांस का हो, ये लाल क्रांति से संबंध रखता है। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन सा उत्पाद जलोदभिद नहीं है। देखिए, इसमें ऑप्शन ए है हाइड्रिला, ऑप्शन बी है बेसिलनेरिया, ऑप्शन सी है टाइफा, और ऑप्शन सी है घिक्वार। तो कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा इसमें, कौन सा पादप जलोदभिद है। तो क्वेश्चन 3 का देखें। अब देखिए, तो हम हाइड्रिला की बात करें तो यह जल में नहीं, सूखे मतलब मरुस्थल में पाया जाता है। बेसिलनेरिया ये एक फ्लावर की प्रजाति होती है। और टाइफा क्या है, एक कटीले झाड़ी का टाइप होता है। और घिक्वार जो कि जलोदभिद पादप है, या क्या ये जो घिक्वार की बात करें, एक ऐसा पादप होता है जो जहाँ पे ज़्यादातर जल होगा या उथला जल होगा, ऐसी जगह पे पाया जाता है। या फिर इसके हम कहते हैं कि ये जलोदभिद की प्रक्रिया में नहीं आता है। इसमें जो नहीं आता, ये मतलब इस प्रक्रिया में नहीं आता है। और ये द्वारा हाइड्रिला है, बेसिलनेरिया है, टाइफा है, ये घास की प्रजातियाँ हैं जो कि कहीं ना कहीं जल से संबंध रखती हैं। तो हमारा 3 का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी। इनमें से जो चौथा वाला डी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, शहद में कौन सी शर्करा प्रमुख होती है। देखिए, जो शहद है ये मक्खियों के द्वारा एकत्रित किया जाता है और ये मीठा होता है, आप जानते हैं। इसकी बात करें तो सुक्रोज, फ्रक्टोज, मल्टोज अलग अलग से होता है। हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है, सुक्रोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज या माल्टोज। तो शहद में हमेशा फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी, फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। अब फ्रक्टोज से बात करें हम कैसे याद रखेंगे, तो देखो, ये मधुमक्खी जो वहाँ से जो जूस लेके आती हैं वो किससे लाती हैं, अत्यधिक फल से लेके आती हैं। और फा पहला मिला, फ्रक्टोज में पहला फा मिला, तो हम क्या करेंगे,
समझ जाएंगे कि जब भी फ्रक्टोज की बात आएगी तो जो शहद होगा और शहद में क्या पाया जाएगा, फ्रक्टोज। अच्छा, शहद कौन लाता है, मधुमक्खी। कहाँ से, फल से लेके आती हैं, और फल से क्या बना, फ्रक्टोज। तो मधुमक्खी, और उससे आता है कि मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप अगर कोई भी डिफरेंस तैयारी करते हैं तो आप हमें इस बताएंगे कमेंट में। उसके बाद क्या करेंगे, हम अगली बार जो अगली वीडियो बनाएंगे उसमें आपको इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। आप बताएंगे कि मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। और अगर आप मेरे पूरे वीडियो देख रहे होंगे तो मैंने सेकेंड या फोर्थ वीडियो में इसके बारे में अच्छे से बता रखा है। तो शहद में कौन सा पाई जाएगी, तो कौन सी, फ्रक्टोज। 4 का उत्तर हमारा बी सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। आपको पता होगा कि मानव शरीर असंख्य कोशिकाओं से बना हुआ है। पृथ्वी पे हर एक चीज बहुत सी कोशिकाओं से बनी हुई होती है। मानव शरीर वैसे कोशिकाओं से बना। हमारा शरीर बनने की प्रक्रिया क्या है, मैंने बताया था कि सबसे पहले हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है, जिसे हम टिश्यू कहते हैं। छोटे छोटे टिश्यू मिलकर अंग बनते हैं, छोटे छोटे अंग मिलकर अंग तंत्र बनते हैं, और पूरे अंग तंत्र से एक जीव का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से मानव की जो प्रक्रिया पूरी होती है। क्वेश्चन है कि मानव के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो ऑप्शन ए है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन बी अस्थिमज्जा कोशिका, ऑप्शन सी हृदय पेशी, या ऑप्शन डी है पैर की। तो मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो हमारी तंत्रिका कोशिका, जो कि ए वाला सी हो जाएगा। अब बता दें, तंत्रिका कोशिका हमारे दिमाग में पाई जाती है और ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप बाइक पे तो हेलमेट लगाएं, क्योंकि ब्रेन की तंत्रिका फटने टूटने का जल्दी से जुड़ती नहीं है, और जितनी भी कोशिकाएं हैं सभी जल्दी से जुड़ जाती हैं। बात करें अस्थिमज्जा की, देखो हमारा जो इसका आंसर ए से हो गया। बात करें अस्थिमज्जा की, तो हड्डियों के अंदर जो जूस भरा होता है अस्थिमज्जा, उसमें क्या अस्थिमज्जा है, उसमें रक्त का निर्माण भी होता है, इसलिए हड्डियों के अंदर पाया जाता है। हृदय पेशी है तो हृदय की है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हमारा कौन सा, ए से हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा लग सकता है, क्योंकि ये जो मूत्र होता है लिक्विड फॉर्म में ना होकर ठोस फॉर्म में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं कौन सा। ऑप्शन है कंगारू चूहा, ऑप्शन बी है जिराफ, ऑप्शन सी है गिलहरी, या ऑप्शन डी है कौवा। तो किसी जानवर का जो ठोस मूत्र होता है तो ऐसे दो हैं, एक तो कंगारू, आपने देखा होगा कंगारू की अगर बात करें, कंगारू और चूहा, तो इनका जो मूत्र होता है वो कैसा होता है, इनका मूत्र थोड़ा सा ठोस फॉर्म में होता है। कंगारू रेगिस्तान में पाया जाता है। पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा जानवर जो अपने बच्चे को अपने झोली में पालता पोसता बड़ा करता है, कंगारू। और कंगारू की बात है तो ऑस्ट्रेलिया का या राष्ट्रीय पशु भी है। कंगारू क्या है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 6 का जो उत्तर हमारा कौन सा, ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। टिनिएसिस का संक्रमण मुख्यतः किसके कारण होता है। जो टिनिएसिस है इसका संक्रमण मुख्यतः किसके कारण होता है, मच्छर से होता है, पके हुए भोजन के मांस से होता है, या संक्रमित भोजन तथा जल से होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो टिनिएसिस संक्रमण है यह किसके कारण होता है, ये उनमें देखा जाता है जो लोग कच्चा मांस खाते हैं, या फिर मांस खाएं अच्छे से पकाए नहीं, उन पे ऐसे रोग हो जाते हैं। जैसे कि हमारा इसका ऑप्शन होगा बी सही, कम पके हुए भोजन या फिर मांस। इसका ऑप्शन कौन सा, बी से होगा। अब इसकी बात करें, जैसे कि अधपका भोजन खाने से हो जाता है, और अधपके मांस, अत्यधिक मांस खाने से होता है, अधपका मांस खाने से हो जाता है। और इसमें जो है कि मच्छर से तो क्या होता है, मलेरिया होता है, जो मादा एफिड मच्छर से होता है। संक्रमित भोजन में जल खाएंगे तो उससे पोलिया रोग होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस पर हमारा ऑप्शन कौन सा, 7 का बी सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, कौन सा जीव स्वपोषी नहीं है। स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना खाना पीना, अपना भोजन स्वयं तैयार करे, किसी दूसरे पर निर्भर ना हो, ऐसे जीव को हम स्वपोषी कहते हैं। कोई बात नहीं, अगर लगातार वीडियो देखेंगे तो धीरे बनना भी स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा, मनुष्य के बच्चे में जो दंत सूत्र है वो कितना होता है। तो देखिए, मनुष्य के बच्चे की अगर दांत की उम्र जोड़ी गई तो केवल 12 साल तक जोड़ी गई, क्योंकि मनुष्य के में जो दांत उगते हैं तो 12 साल तक उगते हैं। 12 साल के बाद जो चेंज हो जाते हैं वो एक वयस्क के दांत उगना वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो बच्चे का दंत सूत्र होता है वो हमारा ऑप्शन है
2102, ऑप्शन बी 2103, ऑप्शन सी 2100 या ऑप्शन सी 2123। तो बच्चे के जो दांत सूत्र होते हैं वो 2102 होते हैं। कैसे? क्योंकि देखो ये जो 12 साल तक ऐसा होता है बच्चे में, 12 साल तक बच्चे के 20 दांत उगते हैं, जिसे हम दूध के या मिल्क टीथ भी कहते हैं। उसके बाद क्या है, वयस्क दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो 20 दांत आते हैं। अच्छा, ये तो बात करें तो हमने ये बात की बच्चों की, ये जो बात हमने लिखी ये बच्चों में है, ठीक है, ये बच्चों में है। अच्छा, जो वयस्क होते हैं, वयस्क में दंत सूत्र क्या होता है हम लोगों में, तो वो 21 और 23, इस प्रकार से ये वयस्क, ये मनुष्य का दंत सूत्र होता है। अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो हमारा ऑप्शन कौन सा है इसका, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कहता है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? आपने देखा होगा जो कीट होते हैं, कीट पतंगा होते हैं, उनमें ऐसा नहीं है कि लंग्स या फेफड़े से श्वसन करते हैं, ऐसा नहीं है। इनके जो त्वचा भी होती है, उस त्वचा से भी अधिकांश कीट क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। जैसे कि हमारे पास ऑप्शन है त्वचा से, क्लोम से, फेफड़ों से या बातक तंत्र से। तो अधिकांश कीट क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, जो कि वो बातक तंत्र के द्वारा करते हैं। किससे? बातक तंत्र के द्वारा भी करते हैं, बातक तंत्र के द्वारा भी करते हैं। अच्छा, ये बातक तंत्र जो हमारा ऑप्शन डी से है, ये क्या होता है सुनो। बातक तंत्र से मेरा उद्देश्य ऐसा है कि बहुत से जो कीट की त्वचा होती है, त्वचा के नीचे जो नीचे कट करके सांप में देख लो, या जो रेप्टाइल होते हैं उनके जो नीचे कट होते हैं, उन कट के पास से क्या होता है, एक बातक तंत्र होता है जिससे वो सांस लेते हैं। ठीक है, तो जो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा। अधिकांश कीट बातक तंत्र से सांस लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, मरुद्भिद पौधे पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाएंगे? देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा कि मरुद्भिद पौधे कहाँ पाए जाएंगे। आपको बता दें, मरुद्भिद पौधे वो पौधे होते हैं जो पौधे हल्के फुल्के जल में पाए जाते हैं। कहाँ? जल में पाए जाते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए जलाशय में, ऑप्शन बी पहाड़ों पर, ऑप्शन सी रेगिस्तान में, ऑप्शन डी पेड़ों पर। तो जो मरुद्भिद पौधे कहाँ पाए जाएंगे भैया, ऑप्शन 11 का ए सही रहेगा। कहाँ? जलाशय में। कहाँ? जलाशय में पाए जाते हैं कौन से पौधे? मरुद्भिद पौधे। अच्छा, ये पहाड़ों पर तो पौधे उगेंगे नहीं, रेगिस्तान में नहीं, पेड़ों पर भी नहीं। तो रेगिस्तान में अगर कोई पौधा उगता भी तो कौन सा? बबूल का पौधा रेगिस्तान में उगता है। और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा 11 का आंसर कौन सा? ए वाला सही जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। पौधों का जनन भाग है, जो पौधे जनन करते हैं तो वो किस भाग से जनन करते हैं? पौधे किस भाग से जनन करते हैं? ऑप्शन ए पत्ते, ऑप्शन बी फूल से, ऑप्शन सी फल से या ऑप्शन डी सिरा से। जो पौधों का जनन भाग होता है वह कौन सा होता है? पौधों का जनन भाग फूल होता है। और हमारा ये क्वेश्चन 12 है और 12 का आंसर क्या रहेगा इसका? बी, यानी फूल। तो पौधों का जनन भाग कौन सा होता है? फूल का होता है। ठीक है, इस प्रकार से देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे लंबा सजीव वृक्ष कौन से? पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे लंबा सजीव वृक्ष कौन सा है? सफेदा है, सिकोया है या केदार है या पाइनस है? सिकोया को कई जगह पर स्क्वाया भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया हमारा? 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे तो इसका क्या रहेगा? ऑप्शन बी, यानी कि सिकोया। बात करें सिकोया की तो पृथ्वी पे पाया जाने वाला सबसे लंबा वृक्ष सिकोया भी होता है। कई जगह बता दें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कई बार अगर सिकोया ना गया तो सफेदा दिया गया, क्या सफेदा भी सही हो जाता है? सफेदा ना हो तो पानी दिया गया होगा, लेकिन जब सिकोया दिया गया हो तो सारे ऑप्शन कैंसिल करके हम केवल सिकोया को ही टच करते हैं। सबसे लंबा वृक्ष माना जाता है पृथ्वी पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता। पौधों का सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी ब्रायोफाइटा, ऑप्शन सी ट्रैकियोफाइटा या ऑप्शन डी नग्नबीज। तो पौधों का सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है? तो देखिए, आप पौधों का सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है? 14 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ब्रायोफाइटा। कौन सा? ब्रायोफाइटा। अगर ब्रायोफाइटा की हम बात करें तो यह पादप जगत में दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है, पर यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया तो ये पहला यहाँ पे माना जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा? बी वाला एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15। अधिकांश पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? अधिकांश पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं मिट्टी से? स्वतंत्र नाइट्रोजन गैस से, नाइट्रिक अम्ल से, नाइट्राइट से
या नाइट्रेट से? तो बता दें 15 का जो क्वेश्चन होगा वो हमारा डी से हो जाएगा, नाइट्रेट से। कैसे? क्योंकि 15 की बात करें, जो ऑप्शन डी, जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि चने की खेती की जाती है या मटर की खेती की जाती है, वहाँ पे ऐसा होता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन कौन सा? 15 का डी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? निम्न रसायन परिवर्तन नहीं है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16 देखना, जो भौतिक परिवर्तन होगा उसे आप निकालेंगे। और हम परिवर्तन के बारे में आपको अच्छे से बता चुके हैं, आपको अच्छे से आता भी होगा। रसायन परिवर्तन का मतलब होता है कि कोई चीज बदलने के बाद अपना पुनः रूप न ले सके, वह रसायन परिवर्तन कहलाती है। जैसे कि दूध से दही का बनना या दूध से पनीर का बनना। दूध से यह दही बन गया तो आप पुनः दूध नहीं बना सकते, या दूध से पनीर बन गया तो पुनः दही नहीं बना सकते। जैसे कि हमारे पास ऑप्शन में है दूध का जमना, दूध जम जाएगा तो दोबारा दूध नहीं बनेगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। फल का पकना, यानी फल पक गया तो उसे दोबारा कच्चा नहीं कर सकते, इसलिए रासायनिक परिवर्तन है। जो चीज पुनः रूप न ले सके, जैसे भोजन का पचना क्या है? यह एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला है जल का वाष्पन होना या डी कोयले का जलना। कोयले जलने के बाद क्या बन जाएगा? राख बन जाएगी, दोबारा कोयला नहीं बनेगा। लेकिन जल का वाष्प होना, जल वाष्प होकर भी क्या दोबारा जल बन सकता है? तो या जल का वाष्पन, यानी कि ऑप्शन सी से होगा जल का वाष्पन। अगर जल का वाष्पन की बात करें तो जल का जो वाष्पन दिया गया, इस जल के वाष्पन की बात करें तो जल का वाष्पन कैसा है? यह एक भौतिक, या कैसी क्रिया है? यह एक भौतिक परिवर्तन है, यानी कि जल का वाष्प होना एक भौतिक परिवर्तन है। मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन है, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, हम गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा 16 का सी से आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 17 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पदार्थ की खोजी गई नवीनतम अवस्था कौन सी है? तो हम आपको बता दें, पदार्थ की अभी तक पहले 3 अवस्थाएं थी। कौन कौन सी? सबसे पहली थी नंबर 1 की होती है ठोस। कौन सी? नंबर 1 की ठोस। नंबर 2 की बात करें तो द्रव। नंबर 2 कौन है? द्रव। और अगर नंबर हम 3 की बात करें तो वो हो जाएगी हमारी कौन सी? गैस। उसके बाद पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। और हाल ही में खोजी गई पदार्थ की 5वीं अवस्था होती है बोस। कौन सी होती है? बोस। आइंस्टीन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या होगी? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो कि पदार्थ की 5वीं अवस्था होगी। और हाल ही में खोजी गई पदार्थ की 5वीं अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो कि हमारा ऑप्शन 17 का बी वाला एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की 5वीं अवस्था कहलाएगी। ठीक है, तो प्यारे साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा? क्वेश्चन 18 कि वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन प्लस कार्बन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो प्यारे साथियों, जो वाटर गैस है यह मिश्रण होता है हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? वाटर गैस बनती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा? कौन एक अचुंबकीय धातु है? तो आपको पता है कौन सी चुंबकीय धातु होती हैं और कौन सी अचुंबकीय धातु है। क्वेश्चन नंबर 19 का है ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी टिन, ऑप्शन सी निकेल और ऑप्शन सी कोबाल्ट। तो अचुंबकीय धातु होती वो हम बता दें आपको कौन सी होगी? जो टिन होती है। टिन कैसी है? एक अचुंबकीय धातु है। दोस्तों हमने आपको पहले से बता दिया है कि जो लोहा होता है इसमें आयरन पाया जाता है, और कोबाल्ट क्या? कोबाल्ट 60 कैंसर के उपयोग में काम लिया जाता है।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 20 और 19 का हमारा ऑप्शन कौन सा, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि जैव गैस मुख्यतः क्या होती है। जो जैव गैस होती है ये मुख्यतः क्या होती है। अब जैसे आपके समझ में आया हुआ तो ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कि जैव गैस से क्या मतलब होता है। जैव ईंधन या फिर जैव गैस से मेरा मतलब है जो जानवर के द्वारा गैसें उत्पन्न की जाती हैं या उनके मलमूत्र जैसे कि गोबर के द्वारा गैसें उत्पन्न की जाती हैं। ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन सी है एथेन, ऑप्शन सी है ब्यूटेन और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो जैव गैस होती है वो होती है CH4 यानी कि मीथेन। जो मीथेन है या कैसी गैस है, तो या जैव गैस होती है, जैव अपघटन गैस भी इसे कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। कौन सी, मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं CH4 को। अब ऑप्शन सी में दिया गया ब्यूटेन, जो कि हमारे गृह या रसोई गैस में भी काम आती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 21, क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा उत्तर कौन सा, ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर ए का 20 ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में कौन सी गैस गर्म करने पर अपघटित हो जाती है। तो बताएं, आपका 4 ऑप्शन है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट या ऑलराइट, इनमें से सभी। तो कौन सी गैस गर्म करने पर अपघटित हो जाती है। तो जो गर्म करने पर अपघटित हो जाती है गैस, वो होती है हमारी, कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी जिंक कार्बोनेट। यानी कि जो जिंक होती है और ये कार्बोनेट है, ये गैस है, क्या होती है, ये गर्म करने पर गैस अपघटित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, फिटकरी का प्रयोग किस रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी वाला एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा कि फिटकरी का प्रयोग किस रूप में होता है, पीड़ाहारी, ऑप्शन बी उर्वरक, ऑप्शन सी रोगाणुनाशक या ऑप्शन डी जल शोधक के रूप में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या हो जाएगा, रोगाणुनाशक। जो फिटकरी का प्रयोग करते हैं वो रोगाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। अच्छा, फिटकरी का प्रयोग जब दाढ़ी बनाई जाती है तो रक्त को रोकने के लिए, यानी कि रक्त को जमने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, 22 का सी वाला एकदम सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, धातु मिश्रण को पारे में घोलने पर क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि धातु मिश्रण में पारे घोलने पर क्या बनता है, अमलगम बनता है, ऑयल बनता है, अलॉय बनता है या धारा लवण बनता है या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर हो जाएगा हमारा सही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा अमलगम। जो धातु का मिश्रण बनता है तो वह मिश्रण आपस में क्या बनाता है, तो वह मिलकर अमलगम बना देता है, जो कि हमारा ऑप्शन 23 का ए से जाएगा, यानी कि अमलगम बना देता है। क्या बनाएगा, अमलगम बना देता है। ठीक है, जो भी कोई भी धातु अगर पारे में मिलेगी तो पारा किसी भी धातु के मिलने पर अत्यधिक अमलगम ही बनाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर ए वाला से रहेगा। क्वेश्चन में देखते हैं 24 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 है, पीएच पैमाने की खोज किसने की थी। पीएच पैमाने की खोज किसने की, ऑप्शन ए सोरेनसन ने, ऑप्शन बी डाल्टन ने, ऑप्शन सी विलियम हार्वे ने या ऑप्शन डी मेंडलीफ ने। तो बता दें, जो पीएच पैमाने की खोज की थी वो की थी सोरेनसन ने। किसने, सोरेनसन ने की थी, सोरेनसन ने इसकी खोज की थी। और सोरेनसन की बात करें, जो पैमाना दिया था वह 0 से लेकर 14 तक दिया था। सेवंत से बीच में होता है, न्यूट्रल होता है सेवंत, इसे हम जल के रूप में भी जानते हैं। अगर इधर की बात करें तो इधर आएंगे तो एसिड होगा, यानी इधर अम्ल होगा, इधर क्या होगा, अम्ल होगा, इधर क्या होगा, क्षार होगा, इधर क्षार होगा। मतलब अगर 7 से कम वैल्यू है, 7 से कम वैल्यू है तो अम्ल होगा और 7 से ज़्यादा वैल्यू है तो क्षार होगा। इस प्रकार से किसने बताया था, तो सोरेनसन जी के द्वारा ऐसा बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा उत्तर ए वाला सही हो जाएगा। बात करें डाल्टन, विलियम हार्वे, मेंडलीफ। मेंडलीफ ने आवाज़ की खोज की थी, ठीक है, और विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी, ठीक है। और आप बताएंगे कि डाल्टन साहब ने
किस चीज़ की खोज की थी? डाल्टन साहब, ये डाल्टन साहब वाला क्वेश्चन हमने सेकेंड को फर्स्ट नंबर शायद 2 में पूरा कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इस प्रकार है कि सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा होता है? देखो ऐसा ना, अगर यहाँ पे चांदी होता कुचालक तो आप चांदी लगाते, लेकिन ऐसा नहीं है। विद्युत का धनात्मक तत्व पूछा गया है, जैसे कि ऑप्शन सीजियम, लिथियम, रेडॉन या फिर ऑक्सीजन। तो विद्युत का अधिक धनात्मक तत्व कौन सा है? जो हमारा ऑप्शन रहेगा सीजियम। कौन सा? सीजियम। अगर बात करें सीजियम की, तो सीजियम की बात करें, सीजियम जो है तो विद्युत का क्या है? अधिकतम या पॉजिटिव तत्व है, जो कि विद्युत का धनात्मक तत्व है, जो कि 25 का ऑप्शन हमारा ए वाला सही हो जाएगा। इस प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 26 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 26, सीसा पेंसिल में क्या होता है? लेड होता है या फिर आयरन सल्फेट होता है या फिर आयरन सल्फेट होता है या फिर ग्रेफाइट होता है या फिर भी लेड होता है? तो सीसा पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। कौन सा? ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट भी विद्युत का सुचालक होती है, इसमें भी विद्युत प्रवाहित होती है और यह कोयले का भी अप्रूफ होती है, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा? सी वाला हो जाएगा। 26 का कौन सा? सी वाला सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता। नियोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? अगर आपने आपस साड़ी पढ़ रखी है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, नियोन का जो नियोन होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो नियोन का परमाणु क्रमांक कितना होगा? ऑप्शन 40, 60, 10 या 8। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि 10। नियोन का परमाणु क्रमांक कितना होगा? तो ये 10 हो जाता है और ये जीरो गैस कही जाती है, या इसे नोबेल गैस भी कहते हैं, या इसे नोबेल गैस भी कहते हैं। ग्रुप नंबर कौन सा? 18वां का तत्व हो जाएगा ये। ठीक है, ये ग्रुप 18वें का तत्व हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम इसे जानते हैं नियोन को। तो नियोन का परमाणु क्रमांक कितना होगा? तो 10 हो जाएगा, जो कि हमारा 27 का ऑप्शन नंबर डी वाला एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पहले साथियों, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो विश्वास मानिए यहाँ से आपको साइंस में पक्का मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 28, KMnO4 ये लाल दवा होती है। ठीक है, और MnSO4 यानी मैग्नेट सल्फेट में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाएगा? यानी कि ऑक्सीकरण कहा जाएगा, अपचयन कहा जाएगा, या फिर उसके बाद निर्जलीकरण कहा जाएगा, या हाइड्रोजनीकरण कहा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो क्या कहा जाएगा बताएं। क्वेश्चन नंबर 28 को क्या कहा जाएगा? इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे अपचयन, कहेंगे अपचयन, कहेंगे अपचयन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो लाल दवा जब MnSO4 में बदलेगी तो इसे ऑप्शन के नाम से जानेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा? बी वाला सही हो जाएगा। 28 का ऑप्शन कौन सा? बी वाला सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन 29, ओजोन का सूत्र क्या होता है? प्यारे साथियों, वो प्यारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है। क्या करा 29? ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन का सूत्र है O2, O3 या O4। तो ओजोन का सूत्र होता है प्यारे साथियों O3, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा? सी वाला से हो जाएगा, ओजोन, जो कि परावैंगनिक किरणों से हमें बचाती है ओजोन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 29 देख चुके। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा? एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या होता है? देखिए, आयरन का हेमेटाइट होता है, हर चीज़ का अपना एक अयस्क होता है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30 में है कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है? रॉक साल्ट, हेमेटाइट, बॉक्साइट या गैलेना। आपको बता दें एल्यूमिनियम का होता है बॉक्साइट। क्या होगा? एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट, अब बॉक्साइट हो जाएगा। अब बॉक्साइट की बात करें, जो दिया गया हमें हेरोक्साल्ट, ये नमक का हुआ, हेमेटाइट आयरन का, लोहे का है। तो इसका हमारा 30 का कौन सा? सी वाला सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 31, नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 है कि नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी है लेंस, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र का जो भाग दान किया जाता है वह कॉर्निया दान की जाती है। क्या भैया? हमेशा कॉर्निया ही दान की जाती है। कौन सी? कॉर्निया दान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 का कॉर्निया, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी पे बिल्कुल सेट है। मानव नेत्र में कॉर्निया दान की जाती है। जैसे कि स्टोकोमा, ट्रेकोमा, ये रोग किसकी? आँख के कुछ रोग होते हैं। आँख की सबसे अच्छी दूरी होती है, बेस्ट होती है, वो 25 सेंटीमीटर की सबसे अच्छी दूरी होती है। ठीक है,
देखिए, और लेंस की जो क्षमता होती है इसको मापते हैं डायोप्टर में। ये भी आप ध्यान रखें, ये डायोप्टर क्या होती है, लेंस की क्षमता की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाएगी, लीवर, नेफ्रॉन, डायाफ्राम या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा उत्तर हो जाएगा, 32 का उत्तर क्या कह रहा है कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी, नेफ्रॉन। ऑप्शन हमारा कौन था, नेफ्रॉन की बात करें तो हमारा ऑप्शन कौन सा, इसमें बी वाला सही हो जाएगा। नेफ्रॉन क्या होता है, ये गुर्दे की कार्यात्मक और इकाई कहलाती है। देखते क्वेश्चन नंबर 33, तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचा